आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। आधुनिक काल जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों ने उसको 1843 ईस्वी से आज तक माना है, उसके अंतर्गत हम सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद के अंतर्गत मान सकते हैं, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल और द्विवेदी काल में ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभी छोटे ही थे। और जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद आया तो छायावाद के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत सारा साहित्य रचा और बहुत सारी हिंदी की सेवा की। इनके बारे में कहा जाता है कि सुमित्रा नंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आपके पिता श्री गंगा दत्त पंत चाय के बगीचों के मैनेजर थे और स्वतंत्र रूप से लकड़ी का व्यापार करते थे। माता श्रीमती सरस्वती देवी पुत्र को जन्म देकर 6 घंटे बाद ही स्वर्ग सिधार गई। अपने 4 भाई बहनों में सुमित्रा नंदन पंत सबसे छोटे थे। आपके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत जी की शिक्षा काशी एवं प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के कारण शिक्षा का उनका क्रम था वो टूट गया, लेकिन वे स्वाध्याय में निरंतर रत रहे। उन्होंने संस्कृत साहित्य के साथ विदेशी साहित्य का भी विशद अनुशीलन किया। पंत जी ने रूपभ नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की, जो थोड़े समय बाद बंद हो गई। पंत जी ने साहित्यिक सहायता हेतु साहित्य संसद की नींव डाली तथा एक लोकायन संस्कृति पीठ का भी निर्माण किया। आप कई वर्षों तक आकाशवाणी से संबंध रहे। आपको चिदम्बरा कविता संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा आपके लोकायतन महाकाव्य को सोवियत रूस ने पुरस्कृत भी किया। पंत जी का बाह्य व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। शुभ गोर वर्ण, नुकीले नाक नक्श तथा रेस में घुंघराले बालों के कारण से वे देव स्वरूप प्रतीत होते थे। उनकी वेशभूषा, आचार व्यवहार तथा बोलचाल सभी में एक अभिजात गरिमा एवं सुसंस्कृत शालीनता का परिचय मिलता है। पंत जी आजन्म अविवाहित रहे। 28 दिसंबर 1917 को उनका देहावसान हो गया था। अब रचनाओं की दृष्टि से अगर सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को देखा जाए तो हम उनकी रचनाओं को कहानियों में, नाटकों में और निबंध तथा कविता में अलग अलग रूप से बांट सकते हैं। उनके नाटकों के बारे में परी, क्रीड़ा, रानी, ज्योत्सना आदि हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये नाटक लिखे। तो कहानियों के क्षेत्र में उनकी 5 कहानियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण रही हैं। इसी के साथ निबंध भी इन्होंने लिखे और उनका विषय था काव्य संकलनों की भूमिकाएं। इसी प्रकार कविता के क्षेत्र में उनकी वीणा,
ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, उत्तरा, रज शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, बूढ़ा चांद, सत्यकाम और लोकायन जैसी यानी कविताओं को या उनकी रचनाओं को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त आपके 5 कविता संग्रह भी हैं, जैसे पल्लविनी, आधुनिक कवि भाग 2, चिदंबरा, रश्मिबद्ध और तारापथ। आपने मधुज्वाल में उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे यानी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। अब इनकी काव्य चेतना के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि पंत जी को काव्य सृजन की प्रेरणा देने वाले तत्वों में प्रकृति के प्रति उनका अनन्य आकर्षण, देशी विदेशी ग्रंथों का अध्ययन मनन, पाश्चात्य कालावाद एवं सौंदर्यवाद के सिद्धांत, कुछ विशिष्ट कवियों के अप्रत्यक्ष प्रभाव एवं असहयोग आंदोलन तथा अन्य सामयिक घटनाएं आदि प्रमुख हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रकृति को जोड़ा और प्रकृति को लेकर के इनके साहित्य में यानी प्रकृति का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन मिलता है। छायावादी धारा में पंत जी का स्थान अपनी सामयिक संदर्भ में जुड़ी विकासमूलक सृजन यात्रा, रमणीय प्रकृति वर्णन, अतीन्द्रिय सौंदर्य चेतना, उद्धार प्रेमानुभूति, समन्वयवादी जीवन, दर्शन एवं लाक्षणिक तथा गीतात्मक अभिव्यंजना के कारण नक्षत्रों के मध्य ध्रुव तारे सा विशिष्ट है। उन्होंने अनुभूति को व्यापकता, चिंतन को नवीन दृष्टि और शिल्प को अभिनव आयाम प्रदान कर अपने व्यक्तित्व को रेखांकित कर दिया है। वैसे तो छायावाद में यानी हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान भी माना जाता है। पंत सुमित्रानंदन पंत तो इसमें अगर देखें तो दूसरे नंबर पर इनको ले सकते हैं निराला, और छायावाद के तीसरे जो आधार स्तंभ हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और चौथे आधार स्तंभ महादेव वर्मा है। तो इन चारों कवियों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद में बहुत ही अच्छा साहित्य का सृजन किया और ये चारों ही छायावाद के युग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का अपने रचनाओं में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पंत जी तो यानी अल्मोड़ा यानी जो कोसानी गांव में इनका जन्म हुआ था वो प्रकृति की दृष्टि से बड़ा ही सुंदर मान सकते हैं। इन्होंने एक निशा निमंत्रण, बादल राग ऐसी यानी रचनाएं लिख करके प्रकृति का बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है। उनके प्रकृति चित्रण को देखने से यह प्रतीत होता है कि मानो उनका काव्य का अध्ययन नहीं कर रहे बल्कि प्रकृति के माध्यम में हम सांगो पांग हो गए हों। ऐसा लगता है कि उनका काव्य प्रकृति के माध्यम से ही रचा गया है और प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन इनके काव्य में बहुत अच्छी तरह से कूट कूट करके भरा गया है। और उनका जो काव्य था वो काव्य रसिकों के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जो प्रकृतिवादी हैं, जो यानी काव्य में प्रकृति को महत्व मानते हैं, उन्होंने एक बादल राग, निशा निमंत्रण आदि जो कविताएं लिखी थी उनको देख करके, उनको पढ़ कर के तो ऐसा लगता है मानो ये रचनाएं सुमित्रानंदन पंत ने यानी अपने गहन हृदय की भावनाओं और पीड़ाओं
को यानी अपने गहन प्रकृति अनुभव के माध्यम से ही इन रचनाओं का सृजन किया। तो इस प्रकार से छायावाद में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इन्होंने जितने भी इनकी वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है आदि जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकायतन यानी उनका जो काव्य है उन पर सोवियत रूस ने उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, महाकाव्य को सोवियत रूस ने पुरस्कृत किया, जो इनके लिए और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ये अब हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो सुमित्रानंद जी का जीवन परिचय है, उनकी रचनाएं हैं, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रिय छात्रों, आज सुमित्रानंद के बारे में हम इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बारे में पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। तो इस विषय पर अगले व्याख्यान में आपको मैं जानकारी प्रदान करूंगा। तब तक के लिए बस आज इतना ही।